जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2023 के विषय में कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। पेपर का लेवल कैसा था, जो आपका फर्स्ट फेज हुआ था उसका लेवल कैसा था, उसके साथ साथ जो आपका सेकंड फेज हुआ था उसका लेवल कैसा था, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसके साथ ही साथ आपका आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एमटीएस के टोटल 12,523 पदों पे यह वैकेंसी आई थी, जिसमें से सिर्फ एमटीएस के जो पदों की संख्या है वो आपकी 11,994 है। और वहीं हवलदार के पदों की बात करें तो हवलदार के 529 पदों पे आपकी यह पूरी वैकेंसी आई है। अगर हम बात करें इस पूरी वैकेंसी में कितने बच्चों ने आवेदन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 54,73,696 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, अगर हम बात करें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो यह संख्या बहुत ही कम हो जाती है। लगभग 60 से 65% बच्चों के आसपास एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम अपना स्किप कर दिया है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में कंडक्ट कराया गया है। फर्स्ट फेज़ आपका 2 मई से लेकर के 19 मई तक चला था और सेकेंड फेज़ आपका 13 जून से लेकर के 20 जून के आसपास चला था। जब कभी भी एग्ज़ाम कई दिनों तक चलता है या फिर कई फेज़ में कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। और इस बार एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़े स्तर पे किया जाएगा। कम से कम जिनका शिफ्ट हार्ड होगा, जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ होगा, उनको कम से कम नॉर्मलाइजेशन में 15 से 18 नंबर इस बार मिल सकते हैं। तो यदि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में है या आसान शिफ्ट में है, तो आपका पहले आप अपनी आंसर की आने दीजिए और आंसर की जब आ जाएगा तो सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है और कौन सा एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है, क्योंकि रैंक आईक्यू के आधार पर सभी डाटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी आप आंसर की आने दीजिए, उसके बाद इस विषय पे बात करेंगे कि आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट इजी था, उसके साथ साथ कौन सा फेज हार्ड था और कौन सा फेज इजी था। इसके विषय में आगे वीडियो में बात करूंगा। हालांकि अगर फेज की बात करें तो आपका कोई भी फेज ऐसा नहीं है जो इजी पूछा गया है। चाहे फर्स्ट फेज की बात करें, जो आपका फर्स्ट फेज है ये भी आपका हार्ड लेवल का आया था, आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। वहीं जो आपका सेकंड फेज था ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड ही आया था। तो पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था, चाहे आपका फर्स्ट फेज हो या फिर सेकंड फेज हो। उसी में आप यह कह सकते हैं जो हार्ड आया था उसी में किसी शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड पूछ लिया था, किसी शिफ्ट में कम हार्ड पूछा था, लेकिन पेपर का ओवरऑल जो लेवल था वो हार्ड ही आया था। अगर आप सबने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप सबको पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। ज़्यादातर जो आपका पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड ही आया था। वहीं अगर हम इसके आगे बात करें, अगर हम देखें कि कितने बच्चे पर सीट कंपटीशन किस हिसाब से रहने वाला है इस बार, दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 12,523 पदों पे यह पूरी वैकेंसी आई है और जिसमें लगभग 54,73,000 के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। अगर हम देखें इसमें जितने बच्चों ने आवेदन किया है उनके हिसाब से देखें तो पर सीट कंपटीशन इस बार 437 बच्चों के आसपास है, यानी कि एक सीट पे 437 बच्चे फाइट करेंगे। लेकिन यदि हम उन बच्चों को निकाल दें जिन्होंने पेपर नहीं दिया है तो लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और 60% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 32 लाख से लेकर के 35 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और इसके बाद जो पर सीट कंपटीशन है वो 262 से लेकर के 265 के आसपास हो जाता है। अगर आप देखें जो आपका पर सीट कंपटीशन था, पेपर जो बच्चों ने आवेदन किया था उसके समय 437, और जो बच्चे पेपर दिए हैं पेपर देने के बाद जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 262 से 265 के आसपास हो जाता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और पेपर का लेवल आप सबको पता ही था। अब बात करते हैं आंसर की के विषय में कि आपका आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों पूरी संभावना है कि आपका जो आंसर की है वो आपका 27 से
30 जून के आसपास जारी किया जा सकता है। जो आपका आंसर की है वो 27 से 30 जून के आसपास जारी किया जा सकता है। 30 जून से आपका विलंब नहीं होगा, 30 जून से पहले पहले आपका आंसर की आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें इस समय जो भी एसएससी एमटीएस एग्जाम करा रहा है उसमें आंसर की एक सप्ताह के अंदर अंदर जारी कर दे रहा है। तो आपका आंसर की 30 से पहले पहले जारी हो जाएगा और ज़्यादा संभावना ये है कि 28, 29 के आसपास आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। और वहीं अगर हम देखें इससे पहले अगर आप देखिए एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उसका आंसर की एक सप्ताह से पहले पहले ही दे दिया। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एसएससी जीडी का जो आंसर की है वो 3 दिन में आ गया था। जैसे आपका लास्ट एग्जाम था उसके 3 दिन बाद आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। वहीं एसएससी सीजीएल 2023 का देखें जो लास्ट एग्जाम था उसके 4 दिन बाद आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। वहीं एसएससी स्टेनो का देखें तो 6 दिन बाद आंसर की, और एसएससी सीपीओ का देखें तो 5 दिन बाद आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। तो इस समय देखिए जो आपका लास्ट एग्जाम है वो 20 जून को कंडक्ट कराया गया है। उसके बाद अगर एक सप्ताह जोड़े तो वही लगभग होता है 26, 27, 28 के आसपास किसी दिन भी आपका आंसर की जारी हो सकता है और 30 से पहले पहले आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की के लिए अब विलम्ब नहीं करना होगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा आपको, बहुत ही जल्द आपका आंसर की भी जारी हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो कितने बच्चों ने आवेदन किया है और इससे पहले जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई थी उसमें कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे का कोई मतलब अब इस समय नहीं रहने वाला है। वहीं अगर हम देखें आपका जो पेपर का लेवल है, अगर आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरी तरह से बदल दिया गया है। अगर आप देखिए आपके एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार पार्ट 1 जो आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपका नंबर नहीं जुड़ेगा फाइनल कट ऑफ में। और जो आपका पार्ट 2 है यही डिसाइड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आप इसमें क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। पार्ट 1 जो आपका है जो क्वालिफाइंग नेचर का है इसमें आपके मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और टोटल अगर हम देखें तो 60 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। और इस पूरे सेक्शन में जो आपका पार्ट 1 है जिसमें मैथ और रीजनिंग आएंगे, इसमें आप देखेंगे तो यूआर के लिए 30% क्वेश्चन करना अनिवार्य है यानी कि 12 क्वेश्चन, और ओबीसी के लिए 25% यानी कि 10 क्वेश्चन, और एससी एसटी के लिए 20% यानी कि 8 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपके जो सेकंड एग्जाम है जिसमें आपका क्वालिफाइंग, जिसमें आपका डिसाइड होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, उसकी कॉपी तक नहीं जांची जाएगी। तो आपको जो आपका फर्स्ट फेज है इसमें 12 क्वेश्चन कम से कम करने अनिवार्य है यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन। और ये बहुत ही आसानी से हो गया है। लगभग सभी बच्चे जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका मैथ रीजनिंग आएगा उसको सभी बच्चों ने कर लिया है। वहीं जो आपका पार्ट 2 है जिसमें आपका जीके जीएस और इंग्लिश आएगा, यहीं से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। और इस बार जीके जीएस और इंग्लिश का जो लेवल था वो भी बहुत ही अच्छा पूछा गया था। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर के आसपास, तो बच्चों ने इस बार जो एवरेज स्कोर किया है जीके जीएस में वो 15 से 18 के आसपास है, और इंग्लिश में यदि आप एवरेज स्कोर देखें तो 18 से 20 के आसपास है। ये बच्चों ने एवरेज स्कोर किया है। मैं यह बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बच्चों ने स्कोर नहीं किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश के सेक्शन में 20 भी किए होंगे, 22 भी किए होंगे, 23 भी किए होंगे, लेकिन मैं औसत की बात कर रहा हूँ कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन बच्चों ने औसतन किया है। वहीं जीके जीएस में भी यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 18 से अधिक भी किए होंगे, लेकिन औसत जो है वो 15 से 18 के आसपास इस बार रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है इस बार ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो कट ऑफ पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें मैथ और रीजनिंग आता था, और मैथ और रीजनिंग में सभी बच्चे पूरा कर लेते थे। अगर हम देखें मैथ में भी तो इसमें भी 24-25 के आसपास बच्चे कर लेते थे, और रीजनिंग में भी आपके देखेंगे तो 24-25 के आसपास बच्चे कर लेते थे, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ हाई जाता था। लेकिन इस बार इन दोनों को पूरे कट ऑफ से बाहर कर दिया गया है। इस बार यह कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, और जीके जीएस और इंग्लिश में बच्चे स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। खासकर आपका जो जीके जीएस का सेक्शन है इसमें बच्चे अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ बात करें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इस पूरे एग्ज़ाम में कंपटीशन का लेवल क्या है, तो मैं आपको बता दूं एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी एमटीएस हुआ, चाहे एसएससी सीजीएल हुआ या सीएचएसएल हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में कंपटीशन कम नहीं रहता है। अगर एसएससी एमटीएस की बात करें आप
तो आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है इसमें कंपटीशन कम कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप देखें जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है वो भी इसमें अपना आवेदन करता है, और कोई बच्चा अगर किसी और स्टेट की अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो भी इसमें आवेदन करता है, क्योंकि सभी बच्चों को इस समय एक जॉब चाहिए और एसएससी एमटीएस सबको लगता है थोड़ा आसान है, इसलिए इसमें आवेदन करते हैं। अब भाई जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करेगा उसके लिए एसएससी एमटीएस आसान ही लगेगा, और उस हिसाब से सभी बच्चे पहले सोचते हैं कि एक जॉब मिल जाए उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। तो इसमें एसएससी एमटीएस में सभी बच्चे अपना आवेदन करते हैं, इसलिए इसका जो कंपटीशन है वो हमेशा हाई ही रहता है। कट ऑफ की बात करें, यदि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज में हुआ है या फिर सेकेंड फेज में हुआ है कोई मतलब नहीं, अगर आप यूआर हैं और आपका जो स्कोर है 110 प्लस माइनस 2 है तो आप 100% सेफ है, इसमें आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। वही यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 107 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी हैं तो आपका स्कोर 105 प्लस माइनस 2 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 95 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। आपका जो कट ऑफ है इस बार इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस बात का अभी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, पूरे कट ऑफ को आप स्क्रीनशॉट रख करके रख लीजिए, और जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नंबर का अंतर देखने के लिए मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अच्छे लेवल का है और इसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन यदि आपके रो मार्क के आसपास इतना बन रहा है, अगर आप देखिए अगर आपके 107 या 108 के आसपास रो मार्क बन रहा है तो आप पूरी तरह से 100% आप इसमें पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें सेफ हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी पता नहीं है कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, किस शिफ्ट वाले बच्चों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। इसलिए यदि आपका जो रो मार्क है इतने नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।